थर्ड चैप्टर का अगला टॉपिक है अक्रेंस ऑफ मेटल। अक्रेंस यानी नेचर के अंदर मेटल कहाँ उपलब्ध होते हैं, मेटल अपन को कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसे आप जानते हो कि माइनिंग के द्वारा मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है और उनकी रिफाइनिंग करके एक्सट्रैक्शन करके फिर प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मेटल को तीन पार्ट में बांटा है। हाई रिएक्टिव, रिएक्टिविटी के आधार पर मेटल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, हाई रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल एंड लो रिएक्टिव मेटल। मेटल फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर लिस्ट रिएक्टिव। बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पे जो मेटल होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। ये नेचर के अंदर अपन को फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, यानी किसी अदर कंपाउंड के साथ, अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं। सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, etc. Copper and silver are also found in the form of sulfide and oxide ores. कॉपर एंड सिल्वर अपन को सल्फाइड एंड ऑक्साइड के साथ कंबाइंड मिल सकते हैं, जिनको अपन कॉपर सल्फाइड एंड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ओर्स के रूप में प्राप्त करते हैं। मेटल फाउंड इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल के जो मेटल हैं, सच जिंक, ferrous, lead, etc. are usually found in the form of oxides, sulfides और carbonates. मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मिडिल में जो मेटल आते हैं वो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में अपन को मिलते हैं। मेटल फाउंड एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट एज दे आर वेरी रिएक्टिव। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर होते हैं वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, किसी न किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैनी मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज अबेंडेंट इन नेचर एंड इज़ वेरी रिएक्टिव। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नेचर के अंदर उपलब्ध होती हैं और वेरी रिएक्टिव होती हैं, इसलिए मेटल ऑक्साइड फॉर्म में अपन को प्राप्त होते हैं। मेटल माइनिंग करते समय माइंस से जो मेटल निकाले जाते हैं वो मिनरल फॉर्म में होते हैं, यानी मिनरल्स अपन निकालते हैं। तो मिनरल्स से कहते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। नेचुरली अकरिंग यानी नेचर के अंदर नेचुरली जो मेटल अपन को अर्थ क्रस्ट में प्राप्त होते हैं तो उसे अपन मिनरल कहते हैं। यानी जो मेटल अपन माइनिंग से निकालते हैं उसके साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सैंड पार्टिकल्स, अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इस फॉर्म में जो मेटल अपन को प्राप्त होता है इम्प्योरिटीज़ के साथ, उसे अपन मिनरल कहते हैं। और क्या होता है, मिनरल विच कैन यूज टू ऑब्टेन द मेटल प्रॉफिटेबल आर कॉल्ड ओर्स। यानी वे मिनरल जिनसे मेटल को निकालना प्रॉफिटेबल होता है उसे अपन और कहते हैं। ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स, सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे ओर्स मिनरल होते हैं क्योंकि ओर्स मिनरल से ही प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्ले इज़ द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मिनरल दिख रहा है। फिर इस मिनरल से अपन और प्राप्त करते हैं जिसको अपन बॉक्साइट या कैरोलाइट कहते हैं, जो एल्यूमिनियम का और होता है। यानी मिनरल और और में मेन डिफरेंट क्या है कि मिनरल माइनिंग से निकालते हैं सीधा, तो उसके साथ में धूल, मिट्टी, अदर इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी होती है, पत्थर भी होते हैं। अब किसी मेथड से मिनरल से उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करने के बाद में मिनरल के अंदर हाई कंसनट्रेट ऑफ मेटल होती हैं जिसको अपन और कहते हैं, और जिससे मेटल प्राप्त करना प्रॉफिटेबल होता है। यानी और क्या होगा, मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड और। यानी ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल की हाई कंसनट्रेट होती हैं और जिनसे मेटल प्राप्त करना प्रॉफिटेबल होता है उनको अपन और वो कहते हैं।
प्रत्येक मेटल के अलग अलग ओर्स होते हैं, जैसे आयरन, आयरन के दो ओर होते हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। कॉपर के कॉपर पायराइट और मेलेकाइट। मरकरी के सिनेबार, HgS। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ओर्स से प्योर मेटल प्राप्त करने की जो मेथड होती है उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। और में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को हटाकर अपन प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, वो एक्सट्रैक्शन कहलाता है। एक्सट्रैक्शन की 3 मेथड होती हैं, इनरिचमेंट ऑफ और, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। पहला स्टेप है इनरिचमेंट, enrichment of ores, concentration of ores, removal of impurities such as soil, sand, stone, silicate, etc. Concentration of ores is also known as enrichment of ores। यानी ores के अंदर बाकी जो impurities बची हैं, जैसे soil, sand, stone, silicate, इनको अलग करना इनरिचमेंट ऑफ और कहलाता है। यानी अब केवल मेटल के अलावा कोई दूसरी चीज़ उसमें नहीं है, सारी इम्प्योरिटीज यहाँ से हटा दी गई है। प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्स। इनरिचमेंट ऑर्स में बहुत सारी प्रोसेस अपन काम में लेते हैं। यह प्रोसेस ऑर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, यानी अगर ऑर्स में इम्प्योरिटीज हैवी हैं जैसे सैंड, स्टोन, तो अपन उसमें ग्रेविटी सेपरेशन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन ओर्स को सेपरेट करने के लिए अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर एल्यूमिनियम बॉक्साइड से इम्प्योरिटीज हटाने के लिए अपन फ्लोटेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में इम्प्योरिटीज फ्लोटेशन हो जाती है, यानी ऊपर तैरने लग जाती है। गैंग ores are usually contaminated with large amount of impurities such soil, sand, etc. called gangs। ores के साथ में जो impurities होती हैं जैसे soil, sand, उनको अपन गैंग बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सेकंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल का एक्सट्रैक्शन अपन उसकी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर करते हैं। 3 सीरीज होती हैं, मोस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव। वेरी रिएक्टिव मेटल नेचर के अंदर फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, यह क्लोरीन या ऑक्साइड के साथ में होते हैं, जैसे NaCl एंड KCl। और इनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए अपन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसी तरह मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जिंक, फेरस, Pb और कॉपर आता है, जो सल्फाइड फॉर्म में और ऑक्साइड फॉर्म या कार्बोनेट फॉर्म के अंदर होते हैं। CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट और ZnS यानी जिंक सल्फेट। इनको रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन का रिडक्शन करके अपन प्राप्त करते हैं। और लास्ट लिस्ट रिएक्टिव Ag एंड Au अकर इन नेटिव या फ्री स्टेट के अंदर अपन को मिल जाते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, सबसे लो एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो लो पे होते हैं मेटल, उनको एक्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, जैसे मरकरी, सिल्वर और ओरम। मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मेटल लो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन। इनके ऑक्साइड को अपन हीट करके भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मरकरी का ओर्स है मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको सिनेबार भी बोलते हैं, HgS को सिनेबार। इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मर्क्यूरिस ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इस मर्क्यूरस ऑक्साइड को हीट करके मरकरी और ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं, जिससे अपन को प्योर मेटल मरकरी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फेट से वापस रिएक्शन करवाने पर कॉपर उनको प्राप्त हो जाता है। अगला है सेकंड, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब मिडिल में आने वाली एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो मेटल आते हैं उनको एक्सट्रैक्टिंग किस आधार पर करते हैं। जनरली मिडिल रिएक्टिव मेटल
टू फॉर्म में अपन को मिलते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म के अंदर। क्योंकि ये मिडल रिएक्टिव होते हैं, इसलिए सल्फाइड और कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करके, सल्फर और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड और कार्बोनेट बनाते हैं, जैसे आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। इनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए अपन टू मेथड का यूज़ करते हैं। कार्बोनेट फॉर्म के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन कैल्सिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, और जो सल्फाइड और होते हैं उनको अपन एक्सट्रैक्ट करने के लिए रोस्टिंग का यूज़ करते हैं। यानी सबसे पहले अपन ओर्स के अंदर जो मेटल प्रेजेंट हैं उनको ऑक्साइड के अंदर चेंज करना है, यानी मेटल ऑक्साइड बनाना है। मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड बनाना है। इसके लिए कार्बोनेट के लिए अलग प्रोसेस है, इसको कैल्सिनेशन कहते हैं, और सल्फाइड के लिए अलग प्रोसेस है जिसको रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग से और कैल्सिनेशन से प्राप्त मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके अपन प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट आर चेंज मेटल ऑक्साइड टू प्रोसेस। पहला रोस्टिंग, द सल्फाइड और आर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। यानी सल्फाइड के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के अंदर सल्फाइड ओर्स को अपन हीट करके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। जेड प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कैल्सिनेशन, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसमें ऑक्सीजन की अपन को कम आवश्यकता होगी। द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। यानी कैल्सिनेशन के अंदर अपन लिमिटेड एयर के अंदर उसको गर्म करते हैं और जिंक ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट को हीट करा लिमिटेड एयर में तो जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कंसंट्रेट और से मेटल ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए अलग अलग मेथड होती हैं। जैसे हाई रिएक्टिव मेटल को अपन इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल्टेन फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्योर मेटल अपन को प्राप्त हो जाता है। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को कार्बोनेट और सल्फाइड के आधार पर दो अलग अलग प्रोसेस होती हैं। कार्बोनेट की कैल्सिनेशन एंड सल्फाइड के रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा अपन ऑक्साइड ऑफ मेटल के अंदर चेंज कर देते हैं। और लो रिएक्टिव मेटल को अपन, जो मेटल सल्फाइड होते हैं, उनको सीधा हीट करके रोस्टिंग के द्वारा अपन मेटल ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं, जिससे प्योर मेटल अपन को प्राप्त हो जाता है। डिफरेंट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के अंदर एक्सेस एयर में अपन मेटल ओर को हीट करते हैं, यानी ओर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर, जबकि कैल्सिनेशन में ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या तो एयर की एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अपन उसको हीट करते हैं। रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज फॉर कार्बोनेट ओर्स। रोस्टिंग के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, SO2 इज प्रोड्यूस अलोंग विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जबकि कैल्सिनेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है मेटल ऑक्साइड के साथ में। जैसे कि एग्जांपल में जिंक सल्फेट का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पर जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अपन को मिल रही है, जबकि जिंक कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ एयर यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपन इसको हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड अपन को प्राप्त हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अपन को मिल रही है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की पहली प्रोसेस ऑक्साइड में चेंज करना है, दूसरी प्रोसेस है रिडक्शन। रिडक्शन यानी मेटल से ऑक्सीजन को रिमूव करना रिडक्शन कहलाता है। तो मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन कोक, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी मेटल ऑक्साइड से सुटेबल प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके मेटल प्राप्त करना रिडक्शन कहलाता है। और जनरली अपन कार्बन
या कोक या चारकोल को यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए, तो जिंक ऑक्साइड के कार्बन से रिएक्शन करवाने पर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यूज़फुल भी है। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग किया जाता है और प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc आर यूज एट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इन हाईली रिएक्टिव मेटल का यूज अपन ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए करते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। इसके मेटल ऑक्साइड कंपाउंड में जो मेटल होता है वो लोअर रिएक्टिविटी का होता है और लोअर रिएक्टिविटी मेटल को हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेट कर देता है। जैसे फेरस ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाने पर अपन को फेरस प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। इन थर्मेट रिएक्शन की जो ये रिएक्शन है, फेरस ऑक्साइड के एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाने पर फेरस अपन को प्राप्त होता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण वेल्डिंग के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। रेलवे ट्रैक जो ब्रेक हो जाते हैं उनको जॉइंट करने के लिए भी इसका अपन यूज़ करते हैं। अब तीसरा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे जो मेटल है उनको एक्सट्रैक्टिंग कैसे करते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वेरी रिएक्टिव नॉट अकर फ्री स्टेट इन नेचर। नेचर में ये फ्री स्टेट के अंदर नहीं होते हैं। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता है। दिस इज बिकॉज दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। दिस मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस तरह के मेटल को अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को इनके मोल्टेन क्लोराइड से प्राप्त कर सकते हैं। NaCl, KCl, MgCl2। द मेटल आर डिपॉजिट एट द कैथोड। मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं और वेर एज क्लोरीन इज लिबरेट एट द एनोड, और एनोड के ऊपर क्लोरीन डिपॉजिट होती है, लिबरेट होती हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती हैं, जैसे NaCl, सोडियम अपन को NaCl से प्राप्त करना है, तो NaCl को जैसे अपन मोल्टेन करके इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो Na प्लस है वो पॉजिटिव होने के कारण नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास यानी कैथोड के ऊपर चला जाएगा, यहाँ से इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, जबकि Cl माइनस नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा यानी एनोड पे चला जाएगा, और यहाँ पे दो क्लोरीन मिलके Cl2 गैस लिबरेट करेंगे। जबकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस सोडियम मेटल के अंदर चेंज हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा अपन प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। तीसरा स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। थर्ड स्टेप ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। रिडक्शन से जो अपन ने प्योर मेटल प्राप्त करा, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, इसकी कार्बन से रिडक्शन करवाया तो यहाँ से अपन को प्राप्त हुआ जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिडक्शन से जो मेटल प्राप्त हुए वो पूरी तरह से प्योर नहीं होते हैं, और वेरी प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए इनकी रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग एक इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। इनके साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल, और इनको रिमूव करके अपन प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो सबसे कॉमन मेथड है रिफाइनिंग के लिए और जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड है। मैनी मेटल लाइक कॉपर, जिंक, टिन, लेड, निकल, सिल्वर,
गोल्ड आर रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, यानी बहुत सारे मेटल कॉपर, जिंक, टिन, लीड, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा प्योर करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल की रिफाइनिंग करने के लिए जिस मेटल के अपन को रिफाइनिंग करनी है, जैसे कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो इम्प्योर मेटल को अपन एनोड बनाते हैं, और एनोड साइज के अंदर बड़ी होती हैं और इम्प्योर मेटल की बनाई जाती हैं, जबकि कैथोड एक छोटी सी स्ट्रिप होती हैं और प्योर मेटल की बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक अपन जिस मेटल का रिफाइनिंग करनी होती है उसी का साल्ट यूज़ करते हैं। जैसे कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो अपन एसिडिफाइड कॉपर सल्फाइड यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फाइड CuSO4 कॉपर का ही एक साल्ट है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एनोड इम्प्योर मेटल की होती हैं वो साइज़ में बड़ी होती हैं, और कैथोड जो प्योर मेटल की होती हैं साइज़ में छोटी होती हैं। जैसे अपन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये डिकम्पोज होके Cu2+ और प्लस SO4 माइनस बना लेता है। यहाँ पर जो कॉपर आयंस बने हैं Cu2+, ये कैथोड पे नेगेटिव पॉजिटिव आयन Cu2+, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और SO4 को बैलेंस करने के लिए SO4 इसको बैलेंस करने के लिए जो इम्प्योर एनोड होती है यहाँ से मेटल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और इसको बैलेंस कर देते हैं। इस तरह से प्रोसेस आगे चलती रहती है। कॉपर सल्फेट डिकम्पोज होता है, जिससे कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होता रहता है, और SO4 आयंस को बैलेंस करने के लिए एनोड से कॉपर आयंस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होते रहते हैं। जितनी मात्रा कैथोड पे डिपॉजिट होती हैं एनोड से, उतनी ही मात्रा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व होती हैं। ये प्रोसेस ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अपन करंट पास करते हैं तो इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व होता है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट एट द कैथोड। उतनी ही मात्रा जितना इम्प्योर मेटल एनोड से इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होता है, उसी के बराबर मात्रा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाती हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं, जिन्हें अपन इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं कैथोड के नीचे डिपॉजिट हो जाती हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो, इन्हें अपन एनोड मड कहते हैं। And the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and it is called anode mud. अगला टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है मेटल सरफेस को नुकसान होना। अब मेटल एटमॉस्फेयर के अंदर खुले के अंदर रहते हैं। जैसे आपने जनरली देखा है कि आयरन को अगर अपन खिड़कियाँ वगैरह पे जो आयरन की बनी होती हैं वो खुले में रहती हैं, और जब बारिश के पानी उन पे लगता है तो उन पे जंग लग जाता है। इस तरह से बहुत सारे मेटल हैं जिनकी सरफेस को एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस के कारण नुकसान होता है, तो उसको अपन कोरोजन कहते हैं। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज कोरोड when they are exposed to moist air for a long period of time. This is called corrosion. यानी किसी भी मेटल को अपन लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ें तो मॉइस्ट और एयर के संपर्क में आता है तो उसकी सरफेस को नुकसान होता है, जिसे अपन कोरोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर एज इट रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर को लंबे समय तक खुले में छोड़ने पर उसके ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती हैं जो ब्लैक कलर की होती हैं।
इसी तरह बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि तांबे का लोटा घरों में होता ही है, उसको खुले में रखने पर वो ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है जो ग्रीन कलर का होता है, यानी तांबे का कोरोजन हो जाता है। कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड in the air and gain a green coat of copper carbonate CuCO3. Iron when exposed to moist air acquires a coating of a brown flaky. आयरन को खुला छोड़ने पर उसकी सरफेस के ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर हो जाती है जिसे अपन जंग कहते हैं, रस्ट। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 3 टेस्ट ट्यूब हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन के एक नेल डाल रखी है। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉर्क लगा रखा है जिससे कि एयर इसके अंदर नहीं जा सके, और कैल्शियम क्लोराइड इसमें डाल रखा है। कैल्शियम क्लोराइड पानी को सोखने वाला होता है, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं है और एयर भी नहीं है। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देख रहे हो कि कॉर्क लगा रखा है लेकिन आयरन नेल को पानी के अंदर डुबो के रखा हुआ है। तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉर्क लगा रखा है, इसके अंदर एयर भी है और पानी के अंदर इसको डुबो भी रखा है आयरन नेल को। तो पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर न तो एयर है और न ही वाटर, तो आयरन नेल पे किसी भी तरह का जंग नहीं लगेगा, आयरन नेल सेफ होगी। उसी तरह नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है दूसरी वाली बी, उसके अंदर पानी तो है लेकिन एयर नहीं है, और जंग लगने के लिए वाटर और एयर दोनों की प्रेजेंस ज़रूरी है। इस कारण से इस आयरन नेल पे भी किसी तरह का रस्ट नहीं लगेगा। लेकिन थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर भी है और वाटर भी, इसलिए आयरन नेल पे जंग लग जाता है, जो कि ब्लैक स्पॉट से आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आयरन की एक चेन दे रखी है जो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करने पर इस पे ब्राउन कलर की लेयर हो गई जो रस्ट है, यानी लोहे को नुकसान हो गया और ये चेन कमज़ोर हो गई। और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.H2O। प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। अब मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए अपन क्या क्या करते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग या मेकिंग एलॉय। यानी लोहे को अपन पेंट करके, ऑयल करके, उस पर ग्रीस करके या गैल्वेनाइज करके, क्रोमियम की प्लेटिंग करके, एनोडाइजिंग या एलॉय बनाकर उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्ट जो मेथड है आयरन प्रिवेंटेशन फ्रॉम कोरोजन की वो है गैल्वेनाइजेशन। इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे जिंक क्या होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है और मेटल को प्रोटेक्ट करता है। तो आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाने से वह ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आने से आयरन को रोक देता है, जिससे आयरन पे जिंक ये रस्ट नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ नट देख रहे हो, इनके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ी हुई है जिससे पर इन पे रस्ट नहीं होगा, यानी ये मॉइस्ट और एयर से रिएक्शन नहीं करेंगे और इनका कोरोजन नहीं होगा। अगला टॉपिक है एलॉय। एलॉय मिश्र धातु। एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सर है मेटल टू मेटल का या मेटल और नॉन मेटल का। जैसे ब्रास, ब्रास के लिए अपन कॉपर और जिंक को मिक्स करते हैं। दूसरा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के लिए कॉपर और टिन को मिक्स करते हैं। और ड्यूरेलियम के लिए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर को मिक्स करते हैं। सोल्डर आयरन के लिए लेड और टिन को अपन मिक्स करते हैं। स्टेनलेस स्टील के लिए फेरस और क्रोमियम और कार्बन को अपन मिक्स करते हैं। एलॉय बनाने से मेटल की स्ट्रेंथ और उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। जिस तरह से कॉपर में जिंक ऐड करने से ब्रास बनता है, तो ब्रास हार्ड और लस्टर होता है और इलेक्ट्रिकली फिटिंग होता है। इस तरह ब्रोंज कॉपर और टिन को मिक्स करने से हार्ड और अट्रैक्टिव बन जाता है, यानी एलॉय बनाने से मेटल की प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होती हैं।
अमलगम, किसी भी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो वो अमलगम कहलाता है। जैसे सोडियम और मरकरी Hg, इसको सोडियम का अमलगम कहते हैं। इसी तरह फेरस को अगर Hg के साथ मिक्स करा तो यह फेरस अमलगम कहलाता है। यानी मरकरी को मेटल के साथ मरकरी को मिक्स कर दिया जाए तो वह अमलगम कहलाएगा। टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉय। गैल्वेनाइजेशन और गैल्वेनाइज, also spelled galvanization or galvanizing, is the process of applying a protective zinc coating to steel of iron to prevent rusting। यानी आयरन के ऊपर जिंक की लेयर कोटिंग की जाती है रस्टिंग से प्रिवेंटेशन करने के लिए, तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एलॉय, द प्रोसेस ऑफ कंबाइंग टू और मोर मेटल, दो या दो से अधिक मेटल को प्रोसेस कंबाइंड करने की प्रोसेस को अपन एलोइंग कहते हैं। इट इज़ डन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस सिमिलर टू एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन अपन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, जबकि एलोइंग हीटिंग द प्राइमरी मेटल एंड एडिंग द अदर एलिमेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड देन कूलिंग इट डाउन टू द रूम टेम्परेचर। किसी भी मेटल को हीट करके उसके अंदर दूसरा मेटल ऐड करके एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, फिक्स रेशियो के अंदर, और फिर उसको वापस कूल कर देते हैं तो उसे अपन एलॉय बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर इनर मेटल आर नॉट अल्टरेट। गैल्वेनाइजेशन के अंदर जो जिंक कोटिंग के अंदर जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर किसी भी तरह का डिफरेंट नहीं होता है, जबकि एलॉय के अंदर उसकी मेटल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, जैसे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यानी कुल मिला के एलोइंग के अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं।